नमस्कार। आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। हम धरातल के ऊपर निवास करते हैं, तो हम धरातल के ऊपर अनेक विविधताएं देखते हैं, जैसे कि धरती में पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, तो कहीं पर मरुस्थल होता है। लेकिन बहुत बार हमारे मन में ये विचार आता है कि पृथ्वी के अंदर यानी कि जो धरातल के नीचे हम जाएंगे तो वहाँ की स्थिति कैसी होगी, या फिर वहाँ पे भी ऐसी अलग अलग विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, या इसके अलावा और भी कुछ इसमें देखने को मिलेगा। तो यह सब क्या है, हमारे मन में प्रश्न चलता रहता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की वास्तविक स्थिति तथा उसकी बनावट के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करना असंभव तो नहीं है, पर कठिन कार्य अवश्य है, क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वह मानव के दृश्य नहीं है, यानी कि मानव उसको अंदर देख नहीं सकता है। हालांकि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वह भूगोल के विषय क्षेत्र से भी बाहर है, लेकिन फिर भी इसका अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो भूगोल के प्रधान विषय है यानी कि पृथ्वी की सतह की रूपरेखा, तो उसके बारे में अगर हम जानते हैं तो साधारण सी बात है कि हमें उसके अंदर यानी कि भूगर्भ के बारे में भी जानना आवश्यक होता है। तो इसीलिए क्या है कि भूगर्भ की जानकारी प्राप्त करने के लिए अनेक प्रयास जारी हैं। अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात करें तो इसकी आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोतों को अलग अलग प्रकारों में विभाजित किया जाता है। जैसे कि हम सबसे पहले बात करते हैं जो इसके स्रोत हैं। वैसे मुख्य रूप से अगर आपको बताएं तो इसमें इन स्रोतों को 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भाग कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट, अप्राकृतिक स्रोत, यानी कि जो आर्टिफिशियल स्रोत होते हैं। आर्टिफिशियल में अपने किसको काउंट करते हैं? जैसे घनत्व हो गया यानी कि डेंसिटी, दबाव यानी कि प्रेशर हो गया, तापमान यानी कि टेम्परेचर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के साक्ष्य की, यानी कि एविडेंस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ, कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत अलग अलग दिए गए हैं या फिर उनमें क्या बताया गया है कि पृथ्वी अंदर से कैसी है। और इसके अलावा हम नेचुरल सोर्स के बारे में यानी कि प्राकृतिक स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक स्रोतों में हम काउंट करेंगे ज्वालामुखी को और भूकंप को, वोल्केनिक और सिस्मोलॉजी यानी कि भूकंप विज्ञान। तो इन सब के आधार पर क्या है, हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें अप्राकृतिक स्रोत की, अप्राकृतिक यानी कि आर्टिफिशियल सोर्स, जिसमें हम सबसे पहले डेंसिटी के बारे में चर्चा करेंगे, घनत्व के बारे में। पृथ्वी के शैलों का घनत्व है वह दबाव और भीतर की ओर बढ़ते हुए तापमान के आधार पर क्या है, आंतरिक संरचना के विषय में अगर हम देखें तो बहुत सारे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। और यह बताया जाता है कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वह किसका बना हुआ है, एक परतदार शैल का बना हुआ है, जिसकी अगर औसत मोटाई देखें तो वह आधे मील के लगभग है। परंतु कहीं कहीं पर यह मोटाई क्या है, कई मील भी हो जाती है। और इस परतदार सतह के नीचे पृथ्वी के चारों ओर क्या है, रवेदार और स्फटिकीय शैल की एक दूसरी परत भी है। और इस चट्टानी परत के अगर घनत्व देखें तो यह घनत्व कहीं पर तो क्या होता है, 3.00 होता है, तो कहीं पर यह जो घनत्व है वह कितना हो जाता है, 3.5 हो जाता है। लेकिन अगर हम समस्त पृथ्वी के औसत घनत्व की बात करते हैं तो यह क्वेश्चन बहुत बार पुट हुआ है कि समस्त पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह कितना है, वह लगभग आप मान के चलो 5.5 है। तो इस तरह से निष्कर्ष हम यह निकालते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जा रहे हैं इसके घनत्व में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है। और अगर हम वैसे देखिए पृथ्वी के अंतरतम यानी कि कोर का जो औसत घनत्व है वह कितना है, 5.5 से अधिक है। तो साधारण तौर पर अगर यह घनत्व देखें तो यह 11 माना जाता है, जो कि जल के घनत्व से 7 या 8 गुना ज़्यादा है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, जो एग्जैक्ट हम देखते हैं वह कितना मानते हैं, 5.517। और वहीं धरातल का घनत्व है वो 2.6 से 3.3 मानते हैं। और अगर हम पृथ्वी के केंद्र का घनत्व यानी कि इसके अंदर केंद्र के घनत्व की बात करें तो वह 11 परिकलित किया जाता है। तो इस प्रकार यह प्रमाणित होता है कि जो पृथ्वी के अंतरतम है उसका घनत्व क्या है, अधिक है। अब हमने घनत्व के बारे में तो बात कर ली, अब हम बात कर रहे हैं इसके दबाव के बारे में यानी कि प्रेशर के बारे में। अब समस्या यह उठती है कि जो पृथ्वी का
जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंतरतम में जा रहे हैं, यानी कि अंदर के भाग में जा रहे हैं, वैसे वैसे घनत्व में वृद्धि हो रही है। तो अब यह घनत्व में वृद्धि हो क्यों रही है? तो साधारण तौर पर यह मानते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे क्या है कि इसके ऊपर दबाव बढ़ता है, यानी कि प्रेशर बढ़ता है, और प्रेशर बढ़ने के कारण क्या है, इसके घनत्व में वृद्धि होती है। परंतु अगर हम देखें तो जो इसका घनत्व बढ़ रहा है, पृथ्वी का अंतरतम का घनत्व अत्यधिक हो रहा है, तो इसका यह कारण मानते थे कि क्या है, चट्टानों का भार ज़्यादा हो रहा है नीचे। स्वाभाविक सी बात है, जैसे मान लो कि कोई चट्टान है, अगर यहाँ पर इसके भार की बात करेंगे तो ये कम है, लेकिन जैसे इसकी गहराई में देखेंगे तो इसका वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या माना कि जो दबाव है वह घनत्व ज़्यादा बढ़ने के कारण बढ़ रहा है, ठीक है ना, दबाव ज़्यादा होने के कारण घनत्व बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम आधुनिक प्रयोगों के द्वारा देखें तो उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया है कि जो एक शैल है, यानी कि उसकी एक सीमा होती है, उस सीमा से क्या है, जो घनत्व है वो अधिक नहीं हो पाता। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो यह भी क्या है, मतलब इसमें भी हम पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं कि जैसे जैसे धरातल की गहराई में जाएंगे दबाव बढ़ने से क्या है, घनत्व में वृद्धि होगी। इसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, तापमान के बारे में। तापमान के बारे में तो सभी जानते हैं कि जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं इसके औसत रूप में जो तापमान है, अगर हम देखें तो 100 मीटर के ऊपर तापमान जो है वो 2 या फिर 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हो जाती है। तो इस आधार पर अगर यही डाटा मान के चलें कि 100 मीटर के नीचे जाने पर 2 या 3 मीटर की गहराई टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, तो इस आधार पर तो अगर हम मानो कि 2900 मीटर की गहराई में जाएंगे जैसे पृथ्वी के कोर तक पहुंचने में, तो क्या है, अगर हम 2900 किलोमीटर की गहराई में जाते हैं तो वहां पर तो जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा? आप लोगों ने कभी गैस किया है कि 2900 किलोमीटर पर जो टेम्परेचर है वह 25,000 डिग्री सेल्सियस के लगभग, या सेंटीग्रेड के क्या है, 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसका होना चाहिए। अगर हम यही डाटा रखें तो इस आधार पर तो यह मानेंगे कि पृथ्वी तो अंदर से पूरी तरह से पिघली हुई होगी, ठीक है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो कोई भी चीज़ यह तो हम सोच ही नहीं सकते कि वो अंदर से कठोर होगी, ठोस अवस्था में होगी। तो इतने टेम्परेचर से तो स्वाभाविक सी बात है भी जो चीज़ है वो पिघल जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मतलब सिद्धांत दिए गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि पृथ्वी अंदर से क्या है, ठोस है। हालांकि कुछ सिद्धांत ऐसे भी दिए गए हैं जिसमें पृथ्वी के अंदर से उन्होंने यह मानना है कि पृथ्वी अंदर से पिघली हुई है, जो क्या है, गलनांक अवस्था में है। लेकिन अगर हम एग्जैक्ट देखें कि इतना तापमान हो जाए तो उसमें तो क्या है, पृथ्वी अंदर से पिघल जाएगी। लेकिन इसके लिए भी उन्होंने क्या किया है कि जैसे जैसे हम गहराई में जा रहे हैं, हालांकि टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, लेकिन पहले वो टेम्परेचर में वृद्धि ज़्यादा होती है, लेकिन ज़्यादा गहराई में जाते हैं तो वह जो वृद्धि है वह धीरे धीरे कम होने लग जाती है। वृद्धि तो होती है लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या आती जाती है, कमी आने लग जाती है। तो इस आधार पर भी हमें पता चलता है कि गहराई पे जाने पर क्या है, तापमान में वृद्धि हो रही है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें वो है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का साक्ष्य, यानी कि इसमें क्या है, एविडेंस फ्रॉम द थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो इसमें अगर हम देखें तो विभिन्न विद्वानों ने इसमें भी अलग अलग अपने सिद्धांत दिए हैं, और इन सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने पृथ्वी के अंतरतम के बारे में बताया कि पृथ्वी अंदर से या तो ठोस है, कुछ लोग मानते हैं कि पृथ्वी अंदर से क्या है, पिघली हुई अवस्था में है। जैसे आप लोगों को हमने जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत करवाए थे ओरिजिन ऑफ द अर्थ में, ज्वारीय परिकल्पना, ग्राहनु परिकल्पना, तो इन सब परिकल्पनाओं में भी क्या है, पृथ्वी अंदर से किसी ने ठोस मानी है तो किसी ने पिघली अवस्था में मानी हुई है। तो उसमें अगर हम सबसे पहले बात करें ग्राहनु परिकल्पना की, ग्राहनु परिकल्पना जिसमें क्या है कि उन्होंने माना कि पृथ्वी का निर्माण जो है वह ठोस ग्राहनुओं के समूहन के कारण हुआ है। तो इस आधार पर उन्होंने यह प्रमाणित किया कि जो पृथ्वी है वह अंदर से कैसी अवस्था में है, ठोस अवस्था में होनी चाहिए। लेकिन वही अगर हम ज्वारीय परिकल्पना की बात करें तो ज्वारीय परिकल्पना में उन्होंने माना कि जो पृथ्वी का निर्माण है वह सूर्य से एक लिक्विड निकला, पदार्थ निकला, वह ज्वारीय पदार्थ निकला, तो उससे पृथ्वी का निर्माण हुआ, और वह पदार्थ जो निकला वह तरल अवस्था में था। तो इस तरह से जो पृथ्वी का अंदर वाला भाग है वह कैसा होगा, तरल होगा। हालांकि ग्राहनु वालों ने ठोस माना है, लेकिन ज्वारीय परिकल्पना में इस चीज़ को क्या माना है कि पृथ्वी का अंदर भाग तरल है। और वहीं अगर हम वायव्य राशि परिकल्पना की बात करते हैं जो लाप्लास ने दी
दी थी, तो इसमें भी उन्होंने क्या माना कि जो पृथ्वी का अंतरतम है वह किस अवस्था में है, तरल अवस्था में है। तो इस आधार पर अब यह तो प्रमाणित हो जाता है कि पृथ्वी या तो अंदर से क्या है, तरल है, या फिर ठोस अवस्था में है। लेकिन अगर हम देखें एक्यूरेट या फिर उसका एग्जैक्ट देखें कि अंदर से ठोस है या फिर तरल है, तो यह जो प्रमाण है यह हम क्या है आगे जो भी नेक्स्ट हम प्राकृतिक स्रोतों के बारे में, नेचुरल सोर्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें इसका समाधान करेंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्राकृतिक स्रोतों की। प्राकृतिक स्रोतों में सबसे पहले हम बात करते हैं ज्वालामुखी की। ज्वालामुखी यानी कि वोल्केनो। तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय हम देखते हैं कि जब जैसे ही ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो पृथ्वी के अंदर से गर्म तप्त लावा या फिर मैग्मा क्या है, बाहर निकलता है। अब सोचने वाली बात है कि जो चीज़ किसी के अंदर होगी, अगर कोई चीज़ फटती है तो वह ही बाहर निकलेगी। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि अगर धरातल में विस्फोट हो रहा है यानी कि ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, तो उसके अंदर से जो लिक्विड निकलता है जिसको लावा या मैग्मा कहा जाता है, तो वह पृथ्वी के पहले अंदर है तो ही वह बाहर निकल रहा है। तो इसलिए क्या है कि यह एक जो अपने कह दे कि एक चीज़ क्लियर हो रही है कि पृथ्वी के अंदर एक परत तो ऐसी पाई जाती है जो कैसी अवस्था में है, तरल अवस्था में है। ठीक है ना, क्योंकि तरल अवस्था में है तो इसलिए मैग्मा बाहर निकल रहा है। और इसके बाद अगर हम देखें तो ज्वालामुखी के उद्गार के समय तप्त जो मैग्मा पृथ्वी के ऊपर प्रकट होता है वह अवश्य ही क्या है, पृथ्वी के नीचे कुछ तरल अवस्था में अवश्य होना चाहिए। तो इसके आधार पर हम यह बता सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर से क्या है, वह पिघली हुई अवस्था में है। तो हालांकि जो इसका आंतरिक भाग है वह कुछ लोग ठोस मानते हैं, लेकिन इस आधार पर तो हम यह कह सकते हैं कि यह ठोस नहीं है बल्कि यह तरल है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी अगर हम आगे नेक्स्ट भूकंप में पढ़ेंगे तो इसमें हमें कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिलेंगे जिससे हमें यह पता चलेगा कि पृथ्वी अंदर से ठोस भी है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि भूकंप विज्ञान में क्या होता है कि जिसका हम सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा अंकन करते हैं। इसमें अगर हम वैसे नॉर्मल बात करें तो जैसे ये हमारा धरातल है, धरातल के नीचे कंपन यहाँ से शुरू होती है, उसको तो भूकंप मूल कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, फोकस कहा जाता है इसको। और इसके अलावा जिस जगह पर भूकंप का सबसे पहले अनुभव किया जाता है इसे एपिसेंटर कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में और इससे आगे धरातल तक जो जाती हैं भूकंप की तरंगें, तो उनको अलग अलग तरंगों में बांटा गया है या फिर उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे कि हम अगर बात करें सबसे पहले, इसमें 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। पहले नंबर पे आती है पी तरंग, सेकंड नंबर पे आती है एस तरंग और थर्ड नंबर पे आती है एल तरंग। पी तरंग यानी कि प्राथमिक तरंग, जिसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य में क्या होता है कि इसकी जो ध्वनि होती है वह क्या होती है, लहर के समान होती है, और इसके कणों की गति भी क्या होती है, लहर की रेखा की सीध में होती है। तो इसमें जो एक तरंग उठती है वह बहुत ही वेगवान होती है, और यह जो वेगवान तरंग होती है यह जब ठोस भाग आता है तो ठोस अवस्था में यह क्या होती है, बहुत अधिक तेज गति से क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो अब आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि पृथ्वी के अंदर, क्योंकि जैसे ये कंपन यहाँ से शुरू हो रही है, ये ऊपर धरातल तक पहुंचेगी तो ये पहले पी तरंगी उठेगी, सबसे पहले उठती है, इसको प्राथमिक नाम दिया गया इसलिए। तो ये पी जो वेव्स हैं, तो पी वेव में क्या हो रहा है कि अभी मैंने बताया कि ये ठोस जब भाग आता है तो इसमें बहुत तेज़ गति से प्रवाहित होती है। तो स्वाभाविक सी बात है कि पृथ्वी के अंदर एक ठोस परत भी पाई जाती है, क्योंकि ठोस परत आएगी तो उसी में तो यह अनुमान लगाया गया है कि वहाँ पर क्या है, पी तरंग बहुत तेज़ गति से आ रही है। तो इसका मतलब यह हो गया कि अगर पृथ्वी के नीचे यानी कि धरातल के नीचे क्या है, एक तरल परत पाई जाती है या फिर पिघली हुई अवस्था में एक परत मिलती है, लेयर मिलती है, तो इसके साथ ही एक ठोस अवस्था में भी लेयर मिलती है। इसके बाद अगर हम बात करें एस की, जिसको सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं या फिर गौण तरंग भी कहा जाता है, यह क्या होती है, जल तरंग या फिर प्रकाश तरंग के समान होती है, जिसके कणों की गति अगर देखें तो यह समकोण होती है। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि समकोण दिशा में जिसकी गति होती है वह कौन सी तरंग है, तो वह एस तरंग है। तो इसलिए इसको आड़ी तरंग भी कहते हैं। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि जैसे ही यह क्या है, तरल भाग में पहुंचती है तो यह लुप्त हो जाती है। अब इसमें आप लोगों को यह भी पता चलेगा कि जो एस वेव है वह ठोस अवस्था से तो आ गई, लेकिन जैसे ही वो तरल अवस्था में पहुंची वहां पर जाके वह क्या हो गई, लुप्त हो गई। तो स्वाभाविक सी बात है कि पृथ्वी के अंदर एक क्या है, तरल परत भी है, यानी कि एक क्या है, लेयर पिघली हुई अवस्था में है तो एक ठोस अवस्था में है। इसके बाद बात करते हैं एल तरंग की। एल तरंग क्या होती है कि जैसे ही क्या होता है, भूकंप जो है
वह धरातल के ऊपर जिस जगह पर वह टकराता है तो वह धरातल के क्या है कि फिर वह आगे बढ़ता है, तो उसमें जो तरंग का हम देखें कि जिसका प्रभाव पड़ता है वह होती है एल वेव्स। तो एल वेव क्या होती है, यह धरातल के ऊपर की ओर प्रभावित होती है और यह क्या है अत्यधिक प्रभावशाली लहर होती है। अगर इस लहर में देखें तो यह सबसे लंबा मार्ग तय करती है और इसकी गति हालांकि कम होती है, लेकिन सबसे अधिक यह क्या मानी जाती है, विनाशकारी मानी जाती है। विनाशकारी अब इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि यह क्या है एक ऐसी तरंग है जो धरातल के ऊपर चल रही है। अब जो भी विनाश होगा वह तो धरातल के ऊपर होगा, ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्या मानते हैं, विनाशकारी तरंग मानते हैं। तो इस आधार पर आप लोगों ने देखा कि पृथ्वी के अगर हम धरातल की बात करते हैं, जैसे मान लो कि जो पृथ्वी है इसके अंदर अगर हम बात करें इसके, तो इसमें क्या है कि अलग अलग परतें पाई जाती हैं। परतों में अगर हम देखें तो कुछ परतें ऐसी हैं जो क्या है पिघली हुई अवस्था में है, लेकिन कुछ परतें ऐसी है जो ठोस अवस्था में है। तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी अंदर से पिघली अवस्था में भी मिलती है और ठोस अवस्था में भी मिलती है। अगर हम पृथ्वी की रासायनिक संगठन के आधार पर देखें, क्या है पृथ्वी के रासायनिक संगठन के आधार पर भी इसकी विभिन्न परतें बताई हुई हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं स्वेस के बारे में। जो स्वेस महोदय है, इन्होंने अगर हम देखें तो परतों में 3 परतें मानी हैं, जिसमें क्या है सियाल, सीमा और नीफे। अगर हम ये धरातल की बात करें तो इसमें सबसे पहले जिस परत का नाम आता है वह आती है सियाल, इसके बाद आता है सीमा, और जो बिल्कुल कोर की बात करते हैं अंतरतम की, तो वहाँ पे आती है नीफे। अगर हम सियाल की बात करें तो इसके नाम से पता चल रहा है सियाल सिलिका और एल्यूमिनियम, यानी कि जो सबसे पहली परत है इसमें क्या है सिलिका और एल्यूमिनियम से यह बनी हुई है। इसकी रचना अगर मेन रूप से देखें तो ग्रेनाइट चट्टानों से हुई है। और वहीं अगर हम सीमा की बात करें तो यह दूसरी परत है जिसका निर्माण किससे हुआ है, बेसाल्टिक पदार्थों से हुआ है। इसका निर्माण ग्रेनाइट से और इसका नाम निर्माण बेसाल्टों से हुआ है। सीमा इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं 3rd नंबर पर नीफे की। नीफे क्या होता है, अगर नीफे में देखें तो इसमें भी देखें निकल और फेरस, यानी कि इसमें लोहा तत्व जो होता है उसकी मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो यह क्या है सबसे अंदर वाली परत है। तो इस प्रकार क्या है स्वेस महोदय ने भी 3 प्रकार की परतों की बात की है। और वहीं अगर हम इसमें मोटाई और गहराई के आधार पर देखें तो इसमें डॉली हो गए, जेफरीज हो गए, वॉन्डरग्रांड हो गए और इसके अलावा होम्स हो गए। तो इन्होंने क्या है इसकी अलग अलग परतें बताई हैं। तो आई होप कि आपको पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चल गया होगा। धन्यवाद।